तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाएं और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। क्योंकि दुनिया में सबसे जो पढ़ाई करना और उसको लिखना और सब में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमने जो पढ़ा है उसको कैसे संरक्षित करें और उसको कैसे परीक्षा हाल तक ले जाएं और परीक्षा हाल में फिर उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करें। तो इसीलिए जो मैं इस विषय पे बात करूंगा, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करता यार कि जो मान के चलो पहले से यूट्यूब पे उपलब्ध है। मैं बहुत दिनों से यूट्यूब में देखता हूँ लोगों को, तो जो बातें वहाँ है नहीं वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। नोट्स कैसे बनाए, हो सकता है इस विषय पे आप लोगों ने और भी देखा होगा, लोग और अच्छे से बात करते होंगे। तो मैं नोट्स कैसे बनाए इस विषय पे कुछ देर बात करूंगा, 10-15 मिनट। और फिर उत्तर कैसे लिखें, उसको उत्तर लिखते समय पहला विचार हमारे मन में क्या आना चाहिए, पहला स्टेप हमको क्या लेना है, दूसरा स्टेप हमको क्या लेना है, तीसरा स्टेप हमको क्या लेना है। ये इस तरीके की बात मैं इसमें करने वाला हूँ। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा डिस्क्लेमर जो है वो ये है कि मैंने इस विषय में कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। हाँ, तो इसलिए ये मत सोचना कि यार आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं बताया, और ये वो तो मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, उनको ये समझा रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो जा रहा है। ये वीडियो अगर आप तक पहुँचता है तो आपको जो है जिसने आपको भेजा है उसका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि ये कोई कमर्शियल चैनल तो है नहीं। और मैं शिवेंद्र चंद्रवार सहायक संचालक हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, तो मैं कभी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करने वाला हूँ। हाँ, तो ये आप ये समझ लो आपके पास सेवा हो रही है, जो आपके पास ये बात मेरी पहुँच रही है। आपको देखना है देखो या मत देखो, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं तो अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, इसीलिए रिकॉर्ड कर दिया हूँ। जो मेरे से पूछेगा उसको मैं सेंड कर दूँगा। तो हमको यार जो नोट्स कैसे बनाएं, जो समस्या आती है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स कैसे बनाएं में नोट्स बनाने का सबसे शुरुआत मैं 3-4 स्टेप में आपको बता रहा हूँ, बहुत साधारण तरीके से। नोट्स कैसे बनाएं में आपको ये करना है कि सबसे पहले पूरा सिलेबस जो है, सिलेबस आपको एक कागज में लिख लेना है। मान के चलो आपने दूसरे पेपर का या पहले पेपर का, जिसमें इतिहास और भूगोल है, उसका इतिहास विषय का एक पेपर में पूरा सिलेबस लिख लिए। पाठ्यक्रम जो आया वो पाठ्यक्रम आपने लिख लिए, दूसरे कागज में ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम आपने लिख लिया। आपको सबसे पहले ये करना है कि ये पाठ्यक्रम लिखना है। दूसरे स्तर पे आपको ये करना है कि पिछले ये जो पाठ्यक्रम है इसको जो है आपको एक जो उसका पाठ्यक्रम का जो एक टॉपिक है, उसको एक टॉपिक को एक पेज में लिखना है और उसको इस तरीके से पेज वाइज आगे अपने बढ़ाते चलना है। जैसे मान के चलो अगर इतिहास विषय में हमारे पास सिलेबस में 25 टॉपिक है, तो आप 25 टॉपिक में अपने 25 पेज में सिर्फ उसकी हेडिंग लिख लोगे। जैसे पहला अगर टॉपिक है कि भारत की संस्कृति, तो भारत की संस्कृति आपने लिख लिया। अब उसको आप डाइवर्सिफाई करके आप जितने लिख सकते हो कि ये जो संस्कृति थी सबसे पहले वैदिक काल की क्या संस्कृति थी, उसके लिए एक पेज में वैदिक काल लिख लिया। फिर आपने लिख लिया उसके बाद का जो समय आता है उत्तर वैदिक काल होता है, तो दूसरा आपने उत्तर वैदिक काल लिख लिया। तीसरा फिर टॉपिक आपने लिख लिया कि मौर्य और उनके बीच का जो समय रहता है उसका वो समय आपने लिख लिया। फिर मौर्य काल आपने लिख लिया। और फिर इस तरीके से एक एक टॉपिक एक एक पेज में आपको लिखना है। नोट्स बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। एक एक पेज एक एक टॉपिक के लिए आप पहले समर्पित कर दो। ये आपने कर लिया। मैंने आपको पहले बताया है कि पहले एक पेज में पहले आपने सिलेबस लिख लिया। दूसरा एक कि यही सिलेबस आपको एक एक टॉपिक वाइज पेज वाइज लिख लिया। मान के चलो आपका कोई आप में जितनी बुद्धि है, आपने अपने सिलेबस को 50 पेज में बांट लिया इतिहास को, तो ये समझ लो आपके पास 50 पेज हो गए। और ये जो आपको काम करना है ये A4 साइज के पेज में करना है, जिसको आप बाहर से अलग कर सकते हो, जोड़ सकते हो। इस तरीके की व्यवस्था आपको इसमें करनी है नोट्स में, जिसमें क्या हो सकता है कोई एक्स्ट्रा पेज अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो इनके बीच में। तो सबसे पहले आपने एक सिलेबस लिया, उसको सामने लिख लिया, या उसको आप जो है वो सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल के भी सामने रख सकते हो। पहली स्टेप ये। दूसरी स्टेप ये, उसके एक एक टॉपिक को आपने एक एक पेज में अलग लिख लिया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। ये पहला स्टेप हमने बता दिया, दूसरा स्टेप बता दिया। अब जो तीसरा स्टेप आपको करना है कि जो पहले स्टेप में आपने जो सिलेबस लिखा था उसमें पुराने जो है 3 से 4 साल के जो है 3 से 4 वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको निकालना। उसको
जो पुराना 3 से 4 साल का जो आप क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो आपने मान के चलो, जैसे ये चल रहा है 2022, तो आपने 2017 का क्वेश्चन पेपर उठाया और जो आपने पहले यहाँ पे जो आपने पाठ्यक्रम लिखा था उसमें आप इसको टिक लगाते जाओ कि ये पाठ्यक्रम के जो पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का जो क्वेश्चन है आप उसको अपने हिसाब से टिक लगा सकते हो। मान के चलो हमने 3 नंबर वाले के लिए एक इस तरीके का टिक बना लिया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया तो उसको वहां ऐड करते जाएं। दूसरा जो 5 या 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए हमने ऐसा सिंबल बना लिया, और जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए ऐसा सिंबल बना लिया। ऐसा सिंबॉलिक जो है अपने पाठ्यक्रम के ऊपर 3 या 4 साल का चिन्हांकित कर दो, तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो टॉपिक है पाठ्यक्रम का कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च भी करते हैं और वो एकेडमी वाले वो बनाया दे देते हैं कि किस पाठ्यक्रम से कितना क्वेश्चन आया, आप उसको भी देख सकते हो, परंतु वो अनुभवी लोगों के लिए है। तुम यदि नए हो तो तुमको अपने पाठ्यक्रम से जुड़ना ही पड़ेगा, पाठ्यक्रम तुमको याद करना ही पड़ेगा, तो ये एक्सरसाइज तुमको बिल्कुल पाठ्यक्रम से कनेक्टेड कर देगी। तो तुमने इस तरीके के सिंबल बना दिया। मान के चलो यदि कोई टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसमें से इस तरीके की हर साल 3 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन आता होगा, तो इसमें 3 नंबर वाले जो चिन्ह है वो ज्यादा हो जाएंगे, 6 नंबर वाले चिन्ह उस पाठ्यक्रम के आधार पर चिन्हांकित हो जाएंगे, 15 नंबर वाले क्वेश्चन पाठ्यक्रम के आधार पर चिन्हांकित हो जाएंगे। तो आपको जो टॉपिक है उसकी महत्वपूर्णता, उसकी इंपॉर्टेंसी, वो आपके लिए कितना उपयोगी ये समझ में आ जाएगा। आपने ये पहले नंबर की एक्सरसाइज करी कि पहले हमको पाठ्यक्रम एक पेज में लिखना है या प्रिंट आउट निकालना है। दूसरे नंबर की ये करी कि टॉपिक जो है आपको या उसके जो बिंदु है विषय के वो आपको एक एक अलग अलग पेज में एक एक लिखना है। तो आपने ये एक्सरसाइज करी, फिर 3 से 4 वर्ष में आपने अपना ये क्या कर दी, अपनी प्राथमिकता तय कर दी कि कौन सा विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों प्राथमिकता है ना, आपने ये प्राथमिकता तय कर ली कि कौन सा विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा विषय कम महत्वपूर्ण है। जब आप इतना कर चुके होंगे तो आपको इस पाठ्यक्रम के साथ आप जुड़ जाओगे। अब क्या होगा, जब आपने पाठ्यक्रम ये लिख लिया, एक एक पेज में लिख लिया, अब आपको जो चौथा स्टेप लिखना है नोट्स बनाने में, ये करना है कि जो आपने एक बिंदु लिख लिया, मान के चलो आपने जो पूरा पाठ्यक्रम लिखा उसमें आपने मध्यकालीन भारत में एक विषय लिखा औरंगजेब, ठीक है, आपने एक बिंदु लिखा, एक पेज में आपका है औरंगजेब, या आपने औरंगजेब न लिख के आपने लिखा कि मुगल सल्तनत। तो मुगल सल्तनत में जब आपने मुगल सल्तनत ऊपर एक पेज में लिख दिया, अब मुगल सल्तनत में आपको ये सोचना है कि मुगल सल्तनत फिर आप पढ़ोगे पूरा, नोट्स बनाने के पहले किसी भी सोर्स से पढ़ोगे ना, तो मुगल सल्तनत का आप पूरा पढ़ लोगे, उसमें अकबर पढ़ लोगे, उसकी कला संस्कृति पढ़ लोगे, जो भी आपने जो विषय है अपने डायमेंशन सोच लोगे। तो उसको जितने जैसे डायमेंशन, जैसे हमने मान के चलो यहाँ लिख दिया मुगल, हमारा जो ये वाला हमने ये प्रोसेस किया था बिंदु वाला, उसके बाद हमने कर दिया मुगल। उसके बाद हमने पाठ्यक्रम में देखे कि सही में यार ये मुगल से क्वेश्चन कितने आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा या 4 नंबर से क्वेश्चन आते हैं। जब तुम और पढ़ोगे तब फिर ये मुगल को और फिर बांट दोगे, तो मुगल में पहले बाबर से शुरुआत कर दोगे, बाबर शुरुआत कर दो, अकबर कर दोगे, और उसके बाद शाहजहां के तो कला है, और बाकी फिर ये औरंगजेब, ये औरंगजेब हो जाएगा। तो कला संस्कृति वाली जो विषय आएंगे वो तो पूरे सार्वजनिक आएंगे कि कला संस्कृति तो सबकी पूरे मुगल सल्तनत की एक साथ हो जाएगी, पर कुछ इन व्यक्तियों के इंडिविजुअल आएंगे, कुछ बातें आएंगी, जैसे बाबर की, तो बाबर ने जो युद्ध लड़ा, पानीपत के युद्ध लड़ा, या जो भी जो युद्ध लड़ा, जो अकबर ने जो युद्ध लड़ा, तो उनके बारे में बातें आएंगी। तो वो आपका इस तरीके से आपका बढ़ जाएगा। तो जब आप शुरुआत करोगे तो पहले आप मुगल में ही एक पेज में लिखोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं यार औरंगजेब के लिए अलग से एक पेज की जरूरत है या अकबर के लिए एक पेज की जरूरत है, तो आप उसको एक पेज उसमें ऐड कर लोगे। तो इसके फिर जैसे औरंगजेब है, तो औरंगजेब में से आपको ये सोचना है कि इसमें यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो प्रश्न वाली जो एक्सरसाइज करें उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि औरंगजेब से क्वेश्चन क्या आते हैं। तो क्वेश्चन अगर यदि 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आया कि औरंगजेब में, तो आपको उस नोट्स में औरंगजेब के लिए 3 नंबर में अपने को सोच के रखना है कि अगर 3 नंबर में औरंगजेब आएगा तो मैं क्या लिखूंगा।
या मैं क्या लिखूंगी, या 5 नंबर पे औरंगजेब आएगा तो मैं इसमें क्या लिखूंगा या क्या लिखूंगी। या 5 नंबर में अगर औरंगजेब से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि औरंगजेब की दक्षिण की नीति असफल क्यों हुई। और 15 नंबर में जब क्वेश्चन आएगा तो औरंगजेब की दक्षिण की नीति क्या थी, उसको विस्तार पूर्वक समझाइए या टिप्पणी करिए। तो उसमें ये भी आएगा कि औरंगजेब की दक्षिण की नीति क्या थी, उसकी सफलता या असफलता के क्या कारण थे, और उसकी दक्षिण की नीति का पूरे मुगल साम्राज्य के विकास में या पतन में क्या योगदान रहा। और फिर उसी से संबंधित जो लोग मराठा जो थे उसी समय शिवाजी से, और या जो भी उन लोगों का युद्ध हुआ वो बातें। तो ये हमारा 1 बाय 1 नोट्स में ये सब चीजें आती रहेगी। अब आपने ये कर लिया, आपके ये टॉपिक डिसाइड हो गए। अब जब हम किसी विशेष टॉपिक में जब जाएंगे ना तो उसमें यही करना है कि इस विषय जो हमने बिंदु तक जब पहुंच गए तो बिंदु से 3 नंबर में क्या क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में क्या क्वेश्चन आ सकता है, और 15 नंबर में क्वेश्चन क्या आ सकता है। ये करने के बाद आपने ये सोच लिया है अभी कि 3 नंबर में क्या आ सकता है, 5 नंबर में क्या आ सकता है और 15 नंबर में क्या आ सकता है। हमको 5वां स्टेप ये करना है कि जो हमने सोचा है टॉपिक औरंगजेब का, हमने सोचा कि दक्षिण की नीति हमने सोचा, तो दक्षिण की नीति को फिर बाइफर्केशन ऐसा कर दी कि दक्षिण की नीति। तो दक्षिण की नीति में सबसे पहले, दक्षिण की नीति में या कोई भी टॉपिक में सबसे पहले हमको ये करना है कि उसका, ये हम 5वां विषय 5वां बिंदु कर रहे हैं, ये 5वां है ना। सबसे पहले ये सोचना है कि इसका जब तुम पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या है। तो हमको जो नोट्स बनाना है उसको ये करना है इसका महत्व क्या है। महत्व यार देखो, हमारे दिमाग हमसे कनेक्टेड हो पाता है जब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने कल क्या खाना खाया था या परसों क्या खाना खाया था हम शायद भूल जाएंगे, पर यदि हम किसी दोस्त के साथ बैठ के खाना खाएंगे तो हमको वो याद रहेगा, क्योंकि इसमें दोस्त और उसके साथ हमारे गुजारे पल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो पहला विषय आपको कोई भी विषय में आपको लिखना है उसमें ये पहला मुद्दा लिखना है कि इसका महत्व क्या था, तब आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। जैसे औरंगजेब की दक्षिण की नीति पूरे मुगल साम्राज्य के पतन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, तो आप इसका पहले लिखो कि महत्व क्या है, ये क्यों जरूरी है। सिलेबस में दिया है इसीलिए नहीं पढ़ना है कि सही में ये क्यों जरूरी है, और सही जो जरूरी रहता है वही क्वेश्चन में भी आता है, वही प्रश्न परीक्षक पूछता है। तो आपको सबसे पूछना है कि ये जो चीज है, जैसे राज्यसभा या लोकसभा आप पढ़ते हो तो राज्यसभा में सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने पढ़ लिया होगा कि वो क्या है, इससे पहले भी जब आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि वो क्या है, पर जब आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको पढ़ो कि सबसे पहले इसका महत्व क्या है। जब आप उसका महत्व पढ़ लोगे कि यार ये जो राज्यसभा जो है लोकसभा तो करती ही है जो काम, पर उसको कंट्रोलिंग करने के लिए पढ़े लिखे लोगों का ऐसा, शिक्षित लोगों का ऐसा जो है समुदाय है जो उसमें एक लिमिटेड परंतु प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है, वाद विवाद को और सुगम बनाती है। तो जब आप उसका महत्व पढ़ोगे तो आपके मन में उसके बारे में इज्जत बढ़ जाएगी। और जो महत्व है तो वो महत्व को या इसकी उपयोगिता क्यों है, तो ये सवाल आपने, ये प्रश्न ढूंढेगा क्यों, कि ये जो है ये क्यों है। अब ये समझ में आ गया, इसका महत्व समझ में आ गई। अब ये जो क्यों है, फिर इसकी जो ये महत्व है, क्या इसको ये पूरा करने वाला है, तो ये समझ ले कि ये क्या है, क्या में ये क्या है और इसकी वर्तमान पोजीशन क्या है, क्या ये महत्व को पूरा करने में सफल है, पूरा करने में सफल। तो आपको इसकी वर्तमान स्थिति इसमें करनी है कि सबसे पहले आपने महत्व किया, उसके बाद ये क्या है ये पोजीशन, इसकी आखिर वर्तमान में चल क्या रहा है यार। तो जो चल क्या रहा है उसमें आप देखोगे कि जो वर्तमान में जो न्यूज वाली जो घटनाएं हैं या ये है वो सब चीजें इसमें आ जाएगी, इसमें इसकी कमियां आ जाएगी। जो महत्व जो है उसको पूरा करने के लिए इसको कुछ ना कुछ पावर दिए गए होंगे, ये उसका कुछ संरचना होगी, तो वो आपके क्या में आ जाएगा, क्या आ गया और महत्व क्यों आ गया। अब ये करो कि अब इसमें और क्या सुधार हो सकता है, इसमें यही आ जाएगा कि क्या में कि ये कब से इसकी स्थापना हुई, क्या इसकी संरचना है, ये सब इसमें आ गया, क्यों है, क्या है और सुधार की संभावना, सुधार
संभावना। तो जब आप सुधार या संभावना बताओगे तो बहुत सारी जो रिपोर्ट्स होती है वो कभी न्यूज में आ जाती है कि ये इससे संबंधित है, या कोई ऐसी बात कर देता है सर्वोच्च न्यायालय की कोई टिप्पणी आ जाती है कि इसमें ये करना चाहिए, या कोई और विषय जो आ सकता है, तो वो जो है इसमें सब सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, आपको ये 3 4 की क्यों है महत्वपूर्ण, क्या है, क्या में कब कब भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा, क्या है, कब स्थापना हुई, सन वगैरह ये जो चीजें हैं, और सुधार या संभावना। तो जैसे इसी में औरंगजेब की दक्षिण की नीति, तो औरंगजेब की दक्षिण की नीति का महत्व क्या है, क्यों था, सबसे पहले क्यों आपको स्पष्ट हो गया, आप उससे कनेक्टेड हो गए, फिर उसको लिख दोगे कि क्या थी, क्या से जुड़े विषय और सुधार एवं संभावना। तो ये हो गया। अब आप ये जब लिखने के बाद आप इसको फिर नोट्स में कैसा लिखे हो, तो नोट्स में अपनी क्षमता के आधार पे आपको इसमें लिखना है, आपको अपनी क्षमता के आधार पे कि आप कितना याद कर सकते हो। जैसे यदि कोई टॉपिक है मान के चलो, कोई बोलो टॉपिक बोलो। अकबर का वो धार्मिक नीति। हाँ, तो अकबर की धार्मिक नीति, अकबर धार्मिक नीति। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्यों स्पष्ट करना पड़ेगा, ये क्यों हमको पढ़ना जरूरी है, और या इससे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, तब तुमको समझ में आएगा कि अकबर जो था भारत के इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। बहुत बड़े साम्राज्य वाले जो पहले के सम्राट थे, उसके अलावा जो इसमें जो शुरुआत किया था ये अकबर था। उसके पहले जो थे अशोक का नाम आता है, या उसके पहले जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है, अलाउद्दीन का नाम आता है, और उसके पहले जो है अकबर का आता है, फिर उस गुप्त साम्राज्य का नाम आता है। तो इतने जो महत्वपूर्ण जो 5 7 राजा थे उनमें अकबर का भी नाम आता है, परंतु मुसलमानों के भी, और जैसे अलाउद्दीन का भी नाम आता है, परंतु वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसका सबसे बड़ा साम्राज्य अलाउद्दीन का था, खिलजी का। परंतु इसका जो है अकबर को महान क्यों बोला जाता है, तो उसकी धार्मिक नीति के कारण बोला जाता है। तो अकबर की धार्मिक नीति क्यों महत्वपूर्ण थी, ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो उसने राजपूतों के साथ जो संबंध बनाए, तो उसको क्यों बनाए, क्योंकि उसको अगर वो राजपूतों से धर्म के आधार पर विरोध करता तो पूरी सामान्य जनता उसका विरोध कर देती। तो जब आप इसकी अकबर की धार्मिक नीति पढ़ोगे और उसका आपका क्यों स्पष्ट हो जाएगा, और तब अगर आपको पूछेगा क्या अकबर महान शासक था, तब आप पहले महानता से शुरुआत करोगे। नहीं तो लोग क्या करेंगे, उन्होंने अकबर के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है, पर यदि आएगा क्या महान शासक था, तो वो लिख देगा कि अकबर महान शासक था। पर जब आप धार्मिक नीति पढ़ोगे और आपका क्यों स्पष्ट रहेगा, तो आप उसके लूप होल बताओगे कि यहाँ अकबर ने सही में जो है वो करने में असफल रहा था। उसने जो नया धर्म चलाया उसमें उसकी धार्मिक नीति थी कि किसी को प्रेशराइज नहीं करे, परंतु वो मुसलमानों की कट्टरता को कम नहीं कर पाया। अब कर पाया तो किस लेवल पे कर पाया, क्योंकि उसके बाद जो है अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां, और फिर औरंगजेब। तो और औरंगजेब के समय तो पूरे वो हावी हो गए मुसलमान, उस समय कट्टरता हावी हो गई। तो ये जो बातें हैं, ये सब बातें जो है हमको पहले हमने देखा कि है अकबर की नीति क्यों थी, क्यों महत्वपूर्ण थी, पूरे साम्राज्य में उसका क्या योगदान था। उसके बाद हमने आखिर में ये नीति क्या थी, तो वो जब वो धर्म को पालन करता था तो उसने उलेमाओं को अपने उस जो राज सिंहासन जो है उससे अलग रखा था। ये जब आप बात करोगे तो तब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो अकबर जो है एक राजा था, और धर्म जो है एक अलग संस्था है। तो एक धार्मिक संस्था और एक राजतंत्र की संस्था के बीच के संबंध की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्यों थी, क्या थी, उसको कर लिया। उसके बाद फिर वही जो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या लूप होल क्या है। ठीक है, लूप होल। और जो इतिहास का क्वेश्चन है पर उसमें कोई संभावना है क्या, तो संभावना भी लिखना पड़ेगा। संभावना इस विषय में आप लिखोगे कि ये जो है बहुत सारे नए नए जो है शोध होते रहते हैं इतिहासकारों के, और नए नए शोध जो है वो कभी पेपर में आ जाते हैं, कभी न्यूज में आ जाते हैं, कोई कुछ आ जाता है। तो या हमारे खुद के जो विचार है, तुम उसमें अंतिम में इसको अंत करके लिख सकते हो कि जो अकबर जो था ये महान शासक था, परंतु इसकी कुछ कमियां थी, उसमें अगर ये ऐसा कर देता तो और भी अच्छा हो सकता था।
ठीक है, हम उसको तब मान गए थे जब वो ये करके दिखा। तो यदि, क्योंकि राज्य सेवा परीक्षा के लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर यदि आप संघ लोक सेवा आयोग का उत्तर लिख रहे हो तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप किसी नए विचार को वहां लिखो, नए प्रकार की संभावना को आप वहां पे तलाशो। इतिहास में भी संभावना, ये कोई विज्ञान नहीं है कि इसमें क्या संभावना हो, पर इतिहास में भी संभावना होती है। संभावना, ये आपको, ये नोट्स का तरीका है, इसमें कोई कंफ्यूजन। ये आपने किया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टॉपिक, 6 टॉपिक के आधार पर मैंने बताया, आपने ये लिखा क्यों क्या है। अब जैसे ये हुआ तो इसके आधार पे आपका क्यों में आप स्पष्ट लिख दो, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3। अब इसको पूरा विस्तृत पूरा नहीं लिखना है, वहां पे आपको वो की पॉइंट लिखना है जो आपको लिखने जरूरी है। जैसे अगर आप अकबर को लिखोगे तो अकबर में आपके धार्मिक नीति के 4-5 टॉपिक आ जाएंगे कि उसने नए धर्म की स्थापना भी किया था। तो आपको वो जो दीन ए इलाही है वो यहाँ पे आपका लिखा रहना चाहिए, उसका सन लिखा रहना चाहिए। क्योंकि यदि जब 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा दीन ए इलाही, तो आपको 3 नंबर में आप क्या लिखोगे कि अकबर द्वारा स्थापित धर्म दीन ए इलाही की स्थापना सन जिसमें भी हुई थी 1800 या 1500 1687 ऐसा कुछ में हुई थी। तो वो जो है आप उसमें सन लिखोगे और फिर उसमें क्या मूल, आप 3 नंबर में आप लिखोगे तो उसको मानने वाला जो एक उसका जो था बीरबल या ऐसा जो लोगों ने उसको स्वीकार किया था, बस आप ये लिख के 3 नंबर का आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो अब यदि 6 नंबर में आएगा कि दीन इलाही, तो आप उसमें लिखोगे दीन इलाही क्या था जो 3 नंबर में आपने लिखे हो। प्रस्तावना में उसमें ये लिखोगे, फिर दूसरा ये लिखोगे कि उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या थी और ये सफल रहा या असफल रहा। तो विशेषताएं 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये दीन इलाही जो है वो 15 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा कभी। 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो अकबर की धार्मिक नीति आएगी, ठीक है। तो जो फॉर्मेट आएगा ये हो गया, तो ये हो गया आपकी नोट्स बन गई। अब नोट्स का जो अगला स्टेप है वो है आंसर राइटिंग। भाई हमने जो पढ़ा था, पढ़ने के बाद हमने पढ़ने के साथ साथ हमने अब इसको भी पढ़ना कब है, नोट्स कब बनाना है। तो जैसे तुमने पहली बार एक बार राउंड मारा, किताब आपने एक बार पढ़ा, तब आप कुछ मत करो, उसको अंडरलाइन करना है तो कर दो, नहीं तो रख दो। बस आप जो पूरा सिलेबस आपने पूरा पढ़ के खत्म कर दिया पहले राउंड में, या पहले टॉपिक, अगर आप एक टॉपिक वाइज चलते हो तो पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसको पूरा टॉपिक बिना कोई दिमाग लगाए पढ़ लिया। जब आपने उसको पहला टॉपिक पढ़ लिया तब दूसरे स्टेप में अब आप सोचो कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो आपको मैंने मेथड बताया था कि कौन सा विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला। उसके बाद आप उसमें उसके अंदर जाओ कि इसमें जो है ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इसके इतने सिनॉप्सिस बनेंगे और इसको मैं इसमें नोट्स में उतारूंगा, ठीक है। नोट्स में आपको कभी भी पूरी किताब नहीं छापनी है। नोट्स में आपको ये छापना है कि भाई ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें कोई लूप होल है क्या, और इसको सुधारा जा सकता था तो क्या सुधारा जा सकता था, ये किया जा सकता था, या भी आदमी अगर किया जाना चाहिए तो क्या किया जाना चाहिए। इतनी बात करनी है। समझ में आया प्रवीण? आ रहा है कोई कंफ्यूजन? नोट्स बनाने से संबंधित आप कोई कंफ्यूजन आपको? ठीक है, तो ये हमारा नोट्स बनाने का तरीका रहेगा। अब जो बात है, जो मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं वो है उत्तर लिखना कैसे शुरू करें। आपको उतना ही बहुत ज्यादा कापी नहीं भरना है नोट्स बनाने में, आपको सिर्फ एक बात लिखनी है, जैसे दीन इलाही उसका सर, बस। 6 नंबर के लिए अगर आप उसमें लिख रहे हो तो उसके 5 विशेषताएं, तो 5 विशेषताओं में एक एक शब्द, जैसे अगर आप 5, जैसे आपने ये लिखा दीन ए इलाही, या ये तो टॉपिक हो गया, तो मान के चलो यदि आपने लिखा 1857 की क्रांति लिखा, ये क्रांति लिखा, और इसका आपको यदि विस्तार बताना है कि कहां कहां इसका विस्तार बताना है, तो आपको लिखना है संपूर्ण भारत, है ना। और संपूर्ण भारत जब आप बताओगे तो आपको यहाँ पे ऐसा बढ़िया छोटा सा नक्शा बना के ये आपको नोट्स में ये करना है। ये इतना आपको नोट्स में बनाना है कि आपने छोटा सा नक्शा बना दिया और जहां जहां उस संबंध में जो विस्तार था वो उनको चिन्हांकित कर दिया और उनको लिख दिया कि यहाँ पे ये जगह है, यहाँ ये हुआ, तो ये आपके मैपिंग बन जाएगी। वो नोट्स आपको इस तरीके से बनाना है, पूरा कॉपी नहीं भरना है, हर चीज लिखना नहीं है, बस चिन्हों के माध्यम से किस तरीके से किया जा सकता है ये किया जा सकता है, ठीक है।
इसके अलावा जो नोट्स बनाना है, तो अब ये हो गया। इसके जैसे ज्योग्राफी के बारे में जो नोट्स बनाना है, तो ज्योग्राफी के जितने विषय हैं उसको उतने मैप आपको तैयार करना है। भूगोल विषय में यदि आपको आपने लिख दिया कि पठार, तो आपको पठार के बारे में क्वेश्चन आगे मान के चलो कि भारत के पठारों पर टिप्पणी करो, तो आपको पठारों की विशेषताओं को नोट्स में नहीं लिखना है। आपको नोट्स में भारत के मानचित्र में पठार बनाने हैं कहां कहां पे, और उसके फिर विशेषताओं में जो चीजें आपको नहीं याद रहती वो आप लिख सकते हो। जैसे कि पठार जो है, भारत के कुल क्षेत्रफल में पठारों का योगदान कितना है, पठारों में महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से मिलते हैं, ये आपके नोट्स में रहने चाहिए। क्योंकि बतौले तो सब कर लेंगे, जब आपके पास कुछ याद नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, बतौले। पर जो आप डाटा विशेष रूप से देते हो, जैसे आपने पठार के बारे में अगर आपने ये बता दिया कि भारत के कुल क्षेत्रफल में पठारों का योगदान इतना है 23% या जो भी होगा, तो ये आपका उत्तर आकर्षक बन जाएगा। 3 नंबर में भी अगर क्वेश्चन आ गया कि पठार, तो आप बता दोगे 3 नंबर में, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। जो व्यक्ति ये नहीं बताएगा वो लिख देगा कि ऐसी समतल संरचना जिसमें जितना कोण होता है या उसकी इतनी ऊंचाई रहती है, तो ये नॉर्मल बातें हो गई। तो ये हो गया। और जो आप भूगोल का जो विषय बनाओगे, तो भूगोल की जो बात करोगे, तो भूगोल में आपको बनाना है समय सारणी, ठीक है। वो जो आपने बनाया है, जो नोट्स मैंने बताया था, उसके अलावा आपको इतिहास जो भूगोल है उसमें आपको बनाना है पूरे मानचित्र हर टॉपिक के। जो इतिहास है, इतिहास के लिए आपको समय सारणी कैसे बनाना है कि जो घटना घटी है, जैसे आपने लिख दिया ईसा मसीह का जो समय है वो मान लिया आपने 0, उसके बाद 1 शताब्दी मान लिया आपने, उसके बाद मान लिया 100 साल, उसके बाद मान लिया आपने ये 1000 साल, है ना, 1000 साल तक, या ईसा मसीह के बाद आप सीधे 100 साल पे नीचे आओ, 100 साल पे नीचे आओ, 100 तो ये आ गया 100, ये आ गया 200, ये आ गया 300। इस तरीके के आप 100 साल में आओ, और जो टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पे आप सीधे 10-10 साल बनाओ। जैसे मान के चलो समय महत्वपूर्ण हो जाता है कहां से, मुगल काल से, तो मुगल काल में आप आ जाओ, तो आप ये जैसे आपने ये लिख दिया 1500, तो 1500 से सीधे आप यहाँ पे 1500 से 1600 में मत बढ़ो, अब यहाँ पे आ जाओ 1500 से आ जाओ ये 1550 में, ठीक है। अब 1550 से बाद आप आ जाओ 1800 कहां तक, 1857 तक, ठीक है। 1857 या फिर 1707 तक आ गए। अब 1707 को मान के चलो, ये मान लिया हमने 1700, तो 1700 से 1710, फिर 1700 से 1710 से 1720, ये इस तरीके से आप ये 10 साल जो है ये नीचे आ गए। अब आपको यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो लिखते जाएंगे, ये 1 2 3 ऐसी घटनाएं, 1 2 3, यानी ये बीच में आपकी समय सारणी रहेगी, उसके एक तरफ बिंदु रहेंगे 1 2 3 जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आपको उसको सिलसिलेवार दिमाग में व्यवस्थित करना है, ताकि वो हो जाए कि भैया पहले कौन सा राजा आया था, उसका क्या योगदान था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करी, 1710 से 1720। आप यहाँ पे आ जाओ 1857 तक, 1857 तक आप आ गए, 10-10 साल करते। 1857 समझ लो ये 1800 महत्वपूर्ण साल है, इसलिए 1860 लिख दिया। अभी आप 10-10 साल करते यहाँ पे आ रहे हो। अब इसके बाद आप 5-5 साल पे आगे बढ़ो, 1860 से 1865, आप इस तरीके से आगे बढ़ो। फिर ये जो हो जाएगा जब आप आ जाओगे 1900 में, 1900, तो 1900 के बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो भी यहाँ आप 5-5 साल में बढ़ो। बाकी जो ये वाला जो समय रहता है 1900 के बाद में आप एक साल में बढ़ सकते हो कि ये 1901 में ये घटना घटी, 1902 में ये घटना घटी, 1903 में ये घटना घटी, 1904 में ये घटना घटी, और 1905 में, ऐसा लेके सीधे आप आ जाओ 1857 तक। तो ये एक ईयर वाइज जो घटनाएं हैं आप उसको यहाँ लिख दोगे कि 1903 में ये घटना घटी थी, 1905 में जो है ये घटना घटी थी। और जैसे आपने लिख दोगे कि 1905 में हमारा जो आंदोलन शुरू हुआ था, कौन सा आंदोलन था 1905 में?
स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन में जो महत्वपूर्ण स्थापनाएं हुई थी संस्थाओं की, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो सब आपका इतनी छोटी सी जगह में यहाँ आ जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा दिमाग में और सिलसिलेवार बात शुरू हो जाएगी। तो ये आप इतिहास के लिए ये नोट्स इस तरीके से जो है भूगोल के लिए आपको मैपिंग वाले नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं और ये क्रम में ऐसे 1 बाय 1 पेज में आपको ऊपर से नीचे तक लिखना है। उसके लिए आप जो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि हम जो रिम खरीदते हैं, रिम का जो कवर आता है, या फिर आप तो एक सीट आती है जो जिसमें प्रोजेक्ट वर्क होता था पहले, वो बड़ी वाली सीट आप लेके कर सकते हो ऊपर से नीचे तक। जैसे 0 है तो 0 से जैसे पीछे जाना है, जैसे ये ईसा का जन्म हो गया, ईसा जन्म, अब इससे जो पीछे जो घटनाएं घटी है ईसा पूर्व की जो है, ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व में जो है यहाँ भी आप आए 0 से 100 वर्ष, फिर ये आओगे आप 100 से 200 वर्ष आओगे, फिर 200 से 300 वर्ष आओगे, समझ में आ रहा है। तो 200 से 300 वर्ष का डायमेंशन ये है, ये ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ऊपर जाओ और इस तरीके से नीचे आओ, तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमारे से दूर है, नीचे वाला पोर्शन हमारे से कम है। तो जो है आप पल्लव और पहलव में कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में कि वो जो मौर्य पहले आए थे कि गुप्त पहले आए थे, ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजों से आप बच जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको नोट्स जो है, यही तरीका आपको प्रीलिम्स के लिए भी काम देगा, यही तरीका आपको मेंस के लिए भी काम देगा। और इसके अलावा जो हम मेंस के लिए जो अप्रोच में नोट्स बनाते हैं प्रीलिम्स में बाद में, उसी में जो महत्वपूर्ण जो प्रीलिम्स के लिए वही चीजें काम आएगी जो 3 नंबर के लिए हम लिखेंगे। उसके अलावा प्रीलिम्स में हम जो है इंटेंसिफाई या एकदम केंद्रित होकर पढ़ते हैं, वो तो पढ़ते ही हैं। तो ये तरीका नोट्स बनाने का है। कोई कंफ्यूजन नहीं दिमाग में नोट्स बनाने में और कैसी बनानी चाहिए। पहली बार एक राउंड मार लो किसी भी चीज को, दूसरे राउंड में नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। और यदि तुम ये पूरी नोटिंग नहीं भी करोगे, आपको कोई अच्छा सोर्स मिल गया है, उसमें भी आप अंडरलाइन करके आपका जीवन चल सकता है तो आप कर सकते हो, परंतु मेंस में तो आपको लिखना है ही, इसीलिए लिखने की आदत डालनी चाहिए। तो ये हमारी बात हो गई नोट्स बनाने की, ठीक है। इसमें देखो समय कितना हो गया, 35 मिनट हो गया, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं इसको स्टॉप कर दो।